हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सबके लिए लेकर आए हैं आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट, आप कह सकते हैं मॉक टेस्ट। तो यदि आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसका फुल डिस्कशन भी होगा, जिससे आप सबको पूरी तरह से जो जीएस का पार्ट है, जीके का पार्ट है, अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप सब इसके अतिरिक्त यदि आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस का पार्ट आता है ना, तो आपके लिए बहुत सेशन इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आप सब देख सकते हैं क्योंकि इसमें सब जीके जीएस ही है ना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है पहला स्टेटमेंट कथन और कारण का बेस का जो सवाल है। ठीक है, तो कह रहा कि दो वाक्यांश वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है तथा दूसरे को कारण जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है कहा गया है। ठीक है, तो अभिकरण में देख लीजिए क्या कहा गया है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको बताना क्या सही है कि गलत है। देखिए, क्या सबसे पहले कहा कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन दोनों का जो टेम्परेचर है ना जनवरी महीने में अलग अलग बताया गया है। आगरा का 16 और दार्जिलिंग का कितना 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट सही है। रीजन में क्या बोला गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडक रहती है। तो बताइए, तो यहाँ पर देखिए दोनों एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है। और जनवरी महीने में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री, बिल्कुल बात सही है। तो पहला जो अभिकरण है एकदम सही है। ठीक है, तो एक कथन आपका सही है। दूसरा देख लेते रीजन जो बोल रहा है ना, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ऊंचाई के साथ आप बढ़ते हैं ना तो तापमान क्या होता है, घटता जाता है पहले। ठीक है, जब आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडक। आप सब भी जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, ठंडक अधिक पड़ती है। तो ये भी बात सही है। तो इसका एक क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब ऑप्शन भी देख सकते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपके आरओ एआरओ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से लगाइए। आपको कहाँ से लगाना, पूरब से लेकर पश्चिम की दिशा में। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। आप सबने ट्रिक से याद किया होगा, मित्र पर गमछा झार वाला, है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 ही राज्य है। वैसे कितने राज्य से होकर गुजरता, 8 राज्य से होकर गुजरता है ना। तो पूरब से पश्चिम की ओर इसको सेट करना, आपको बता दें कैसे आप सेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पूरब में कौन सा राज्य होगा, सबसे पूरब में होगा मिजोरम, है यहाँ पर मिजोरम। देखिए मिजोरम नहीं है ना, 8 राज्य हैं, सबसे पूरब में क्या होगा, मिजोरम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, त्रिपुरा।
उसके बाद क्या होगा वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कौन कौन सा होगा। मिजोरम होगा, यहाँ से लिख देते हैं ना मिजोरम। उसके बाद क्या होगा त्रिपुरा। उसके बाद क्या होगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद क्या होगा झारखंड। फिर उसके बाद क्या होगा छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद क्या होगा मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद क्या होगा राजस्थान। फिर उसके बाद क्या होगा गुजरात होगा। अब देखिए आप सबका कितना राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गया पूरब से पश्चिम की ओर, है ना। तो इस प्रकार से यदि आप इसमें आप सेट करेंगे तो आप सब इसके हिसाब से आप सेट कर लेंगे, ठीक है, कितने राज्यों से होके जाता है। और सबसे बड़ी बात आप सबको बता दें, तो आप सब अब तो सेट कर लेंगे। इन 8 राज्यों में से 2 ऐसे राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब जो किसी न किसी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा तटीय राज्य हैं, इनमें से 2 ही राज्य हैं, एक तो गुजरात है, एक तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, यही ना वेस्ट बंगाल। तो ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो कैसे हैं तटीय राज्य हैं, ठीक है। याद कर लेना, जब आपसे गहराई में पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो इतना तो आप सबको बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यदि आप मिलाएंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें से और आपको बता दें थोड़ा जानकारी कि जो भारत का मानक समय है, ठीक है, भारत का मानक समय कितने डिग्री झुका है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है। इसका कितना होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। कौन सा देशांतर है पूर्वी देशांतर। और भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर जाता है 5 राज्य से। और 5 राज्य कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आप सब याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी अक्षांश कितना है 67 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए याद करते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। मतलब कह रहा कि अगर हिमालय ना हो तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या रहता, भौगोलिक दृष्टि से आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हिमालय ना रहती तब क्या होता। तो सबसे पहले आपको बता दें क्या होता है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता है। बिल्कुल बात सही है, अगर हिमालय ना होता तो किसका प्रभाव होता, साइबेरिया से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती उनका अनुभव होता, ठीक है। तो पहला तो सही है। कह रहा कि सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ों मृदा से वंचित होता, क्या बात सही है। और तीसरा क्या कह रहा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होगा, ये भी बात सही कह रहा कि मतलब आजकल का जो मानसून है इसकी वजह से पहला का मानसून क्या हो जाता है बहुत गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो लेकिन कह रहा कि जो सिंध मैदान इतनी सुविस्तृत जो है जड़ों मृदा से वंचित होता, ये बात आपका गलत है ना, मृदा की बात कर रहा। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही। तो कौन सा सही हो जाएगा, रुक जाइए मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या देखिए, सिंध गंगा और मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ों मृदा से वंचित, बिल्कुल बात सही कर रहा है ना, क्योंकि जायज़ बात है समय समय पर बारिश नहीं होगा। जब बारिश नहीं होगा
तो मिट्टियाँ का जो इतना अच्छा जोड़ो मृदा जो गंगा यमुना जो गंगा सिंध पाया जाता है ना, इतना ज़्यादा विस्तृत भी नहीं होता, ये भी सही बोल रहा है। तो यहाँ पर तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन बन जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट देखिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। तो एक तरफ आपको दिया पहाड़ी और एक तरफ आपको दिया क्षेत्र, कौन सा पहाड़ी कौन सा क्षेत्र पर स्थित है ना, तो आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन दिया है नीचे, कौन सा सुमेलित है। तो कार्डामम पहाड़ियाँ क्या कोरोमंडल तट पर है, कह रहा कि कौन कौन सा सुमेलित है ना। तो कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर है, और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, कोकट तट पर, और महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य भारत में, और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, पूर्वोत्तर भारत में। देखिए कार्डामम पर्वत कहाँ पर है, कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट कहाँ जानते हैं आप सब, तमिलनाडु वाला तट है ना। जैसे जो मैप का नक्शा ऐसे बनता ना, ए वाला तट कोरोमंडल तट कहलाता है ना, जो तमिल वाला पार्ट आता, जबकि ए वाला जो तट होता है केरल का है, जो कि मालाबार तट होता है। तो कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ पर है, कोरोमंडल तट पर नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और कैमूर पहाड़ियाँ कोकट तट पर है, ये भी बात गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोकट तट पर नहीं है। पूरब की ओर विंध्य जो क्षेत्र की जो श्रेणियाँ हैं कैमूर पर्वत के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, किसका हिस्सा है, विंध्य श्रेणी का, ठीक है। और महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। तीसरा तो सही है, मध्य भारत का मतलब अगर आप कह सकते हैं एग्जैक्टली की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव पहाड़ियाँ, ठीक। देखिए याद भी हो जाएगा, महादेव माँ से मध्य प्रदेश। और मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ, पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी बात सही है, ठीक है। और अगर हम बात करें लोकेशन की तो असम राज्य बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा गलत है, जबकि तीसरा और चौथा सही है। तो आपको सही बताना था, गलत नहीं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी, ठीक। तो आप सब देख सकते हैं कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर नहीं है, केरल में स्थित है, ठीक है। और जबकि कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और किसका हिस्सा है, विंध्य श्रेणी का, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो भारतीय का जो पठारी भाग है ना, उसके बारे में बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। देखिए कह रहे कि दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल बात सही है। जैसे आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्कन का पठार क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मालवा के पठार विंध्य के कागरों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पाश्चर भाग बनते हैं, ये बात गलत है। देखिए जो मालवा का जो पठार है विंध्य कागरों से ऊंचा नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियाँ को पृथक करती हैं। जो सतपुड़ा पर्वत है ना, किसको अलग करती है, आप सब पढ़े हैं, नर्मदा और तापी नदियों को क्या करता है, अलग करता है, बिल्कुल बात सही है। और छोटा नागपुर पठार आध्यम महाकाल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से प्रकृतिस्थ है, बिल्कुल बात सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला और तीसरा चौथा सही है, ठीक है। बाकी दूसरा क्यों गलत था आपको बता दिए रीजन। तो पहला तीसरा चौथा तो कहाँ पर है, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ओके। तो इसमें आपको बता दें कि जो मालवा का पठार है ना, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, ठीक है। आप सब यहाँ देखिए कि जो मालवा का जो पठार है किसके मध्य स्थित है, अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी अगर औसत ऊंचाई की हम बात करें तो कितना है, 500 से 600 मीटर तक है,
मालवा का पठार की ऊंचाई, ठीक है। और कह रहा कि विंध्य श्रेणी से ऊंचा, जो कि विंध्य श्रेणी की अगर हम इसकी ऊंचाई करें, औसत ऊंचाई की बात, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 700 मीटर से और कितना 1200 मीटर तक है। तो आप सब कंपेयर कर सकते हैं कौन सा ऊंचा है ना। तो उल्टा बोल दिया, विंध्य वाला ऊंचा है ना कि मालवा का। और मालवा वाला कहाँ है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है हिमालयी नदियों के बारे में। कह रहा कि ये सामान्य नृत्य दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। ये पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाती हैं। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना यहाँ पर है, ठीक है। कह रहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन इंगित करता है कि वे नदियाँ हिमालय भू आकृति से पुरानी हैं। मतलब किस स्टेटमेंट से आपको लगता है कि वे नदियाँ हिमालय भू आकृति से पुरानी है, ठीक है। तो किस स्टेटमेंट से आपको लगता है? तो कह रहा कि वे सामान्य नृत्य दिशा के विपरीत प्रभावित होती है। तो इसके माध्यम से देखिए इसका ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना कि भू आकृति से क्या है, पुरानी है। तो ये बात आपका गलत है। ये पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं। हाँ, इसके माध्यम से पता चलता है कि ये भूभाग आकृति से क्या है, ज़्यादा क्या है, पुरानी है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। केवल 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोट का सही से उत्तर चुनें, ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। कह रहा कि देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। तो पहला तो एकदम सही है। देवप्रयाग कहाँ स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है ना। और रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये भी बात सही बोला है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला है? कह रहा कि अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। बिल्कुल बात सही। जो बद्रीनाथ जो फेमस जो तीर्थ स्थल है ना, किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी, है ना। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। और पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? आप सब देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बात अब आपको और बता दें, जो गंगा नदी है, कौन सा नदी? अगर हम गंगा नदी की बात करें ना, तो गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनती है ना। और आप जानते हैं अलकनंदा की 2 धारा होती है, ठीक है। कौन कौन सा? धौली गंगा और कौन सा गंगा होता है? विष्णु गंगा। और दोनों का संगम कहाँ पर होता है? विष्णु प्रयाग में होता है, ठीक है। तो आप सबको थोड़ा हिस्ट्री आपको जानना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा कि सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको नदी दिया है, एक तरफ उसका दिया कि कौन सा उसका सहायक नदी होगा, ठीक है। तो देखिए पहला सूची में नदी और दूसरा सूची में क्या है? सहायक नदी, ठीक है। तो पहला गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी आप सब जानते होंगे कौन सा? पेनगंगा होती है, ठीक है। तो 2 पे हो जाएगा। और महानदी की जो सहायक नदी कौन सा नदी है? देखिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना, एक तो महानदी का आप सब जानते हैं पेनगंगा, है ना। और एक बराकर का भी आप सब जानते होंगे, ठीक। जो महानदी का जो सहायक नदी है ना, कौन सा है? शिवनाथ नदी। तो इसका आ जाएगा 3 पे आ जाएगा, ठीक, शिवनाथ नदी। और दामोदर की जो सहायक नदी है, कौन सा नदी है? बराकर नदी है, ठीक।
ठीक है। और कावेरी की जो छोटा भाई होगा भवानी नदी है। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए ए वाला जाएगा 2 पर, ए वाला 2 पर कहाँ पर है, ए वाला 2 पर केवल एक ही ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, लेकिन यदि आपको एक ही ऑप्शन आ रहा, गोदावरी नदी तो सबको याद था ना, पेनगंगा, वेनगंगा है ना, ये साउथ की नदियाँ हैं, तो आप सब आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कि निम्नलिखित वाक्यांतव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। अच्छा, हिमालय से आप सब जानते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ ढका रहता है ना, जिसके माध्यम, अच्छा हिमालय की नदी सदा नीरा नदी भी बोलते हैं ना, क्योंकि वहाँ से हमेशा बर्फ़ पिघलता रहता है और नदी में पानी आता रहता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, ये तो आपका कथन सही है। रीजन क्या कह रहा है कि हिमालयन नदियाँ का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही। देखिए हिमालयन जो नदियां हिमानियों से निकल, जैसे गंगोत्री, हिमालय, यमुनोत्री, है ना, जैसे गंगा यमुना निकलती हैं, हिमनदों से निकलती हैं, इसलिए तो इसमें पानी रहता है। तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। दोनों सही है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्या क्वेश्चन कह रहा कि सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया सागर पुलिन, एक तरफ दिया राज, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें तो आप सबको सब नया नया नाम ही लग रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो दीघा है, दीघा सागर पुलिन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो इसका कौन सा आ जाएगा, बी पर आ जाएगा, ठीक है। और गोपालपुर आनसान कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो बी वाला कहाँ पर जाएगा, 3 पर। और कलंगुट कहाँ पर है, ये है गोवा में, तो इसका आ जाएगा कहाँ पर, 4 में। और एक ही छोटा मरीना कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ए वाला जाएगा 2 पे, ए का 2 पे कहाँ पर है, किस स्टेटमेंट पर, देखिए सी पर भी है और बी पर भी है ना। तो बी वाला जाएगा 3 पर। तो बी वाला 3 पर केवल एक ही है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, बी करेक्ट। तो इस प्रकार से जब आप सब फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो आप सबको कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, करके सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना, मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिया घाटी और एक तरफ दिया राज्य, किस राज्य में कौन सा घाटी है, ठीक है। तो सबसे पहले जूकू घाटी कहाँ पर है, नागालैंड में है। तो ये आपका आ जाएगा 3 पर। युथांग घाटी कहाँ पर है, ये है सिक्किम राज्य में, कहाँ पर है, तो सिक्किम पर 2 पर मिला दीजिए। और न्योरा घाटी कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल में, तो ये आ जाएगा 4 पर हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और सांगला घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा 3 पर। तो देखिए सी वाला भी है और डी वाला पर। बी वाला जाएगा 2 पर, तो बी वाला जाएगा 2 पर। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न दर्रों को पश्चिम से पूरब की तरफ आपको मिलाना है। किधर से किधर तक, पश्चिम से पूरब की तरफ दर्रा है। तो सबसे पहला दर्रा कौन सा है, इसमें देखिए जोजिला, सिपकिला, मुलिंग, बोमडिला और जिलेपला। तो सबसे पहले आपको बता दें जोजिला दर्रा के बारे में। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है, अभी आप खुद समझ जाएंगे, किस राज्य में है, लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है।
तो सबसे पहले यही तो होगा ही, पश्चिम से पूरब की तरफ मिलाना ना, तो सबसे पहले 1 ही हो जाएगा। उसके बाद सिपकिला दर्रा कहाँ पर, ये है हिमाचल प्रदेश में, तो दूसरे नंबर पे तो यही हो जाएगा, ठीक है। और मुलिंगला दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, यूके में, ठीक है, तो तीसरे नंबर का यही हो जाएगा। और बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो बोमडिला दर्रा है एकदम देखिए तो पूरब में है ना, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो होगा नहीं। और जिलेबिला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में, तो ये कहाँ पर, सिक्किम, तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, ये हो जाएगा 5वें नंबर पे, है ना। तो इस प्रकार से यदि आप सम्मिलित करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए 1 2 3 5 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। तो आप सबको स्टेट वाइज भी याद हो गया कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में है ना। तो इसका मकसद यही था कि मतलब आप सबको जानकारी है कि नहीं है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन सा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है ना। तो मानसून के बारे में बताना है, कह रहा है कि साफ आकाश से, क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है। अरे भाई जब आकाश साफ सुथरा रहेगा तभी तो आप सब मानसून का पता लगा सकते हैं कि मानसून साफ है कि नहीं साफ है। जैसे बादल रहेगा तो आप सब जान जाते हैं कि बारिश होने वाला है, ठीक। आगे क्या, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से, ये भी बात सही है ना। जब बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति बनेगा तभी आंधी तूफान बारिश तूफान आता है ना, ये भी बात सही है। स्थल पर तापमान बढ़ने की, ये भी बात सही है, जब तापमान बढ़ेगा तभी तो मौसम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सब सही है, तीनों के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं मौसम के बारे में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा, ओके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए करके भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। कौन सा मानसून लिया गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। तो कह रहा है कि मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, बिल्कुल बात सही। अच्छा, मालाबार तट के बारे में अभी आपको बताएं, ये जो केरल वाला तट होता है ना, इसी को बोलते हैं मालाबार तट, यहीं से ऐसे मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। ये वाला जो तट होता है केरल वाला किनारा, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ये यहीं से शुरू होता है ना, और प्रवेश कर लेता है सबसे पहले केरल में। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होता है, क्या बात सही है। देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ना, राजस्थान में बारिश नहीं होता, यहाँ तो एकदम बोल दिया नहीं होता, होता है लेकिन कम होता है। कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जब अस्थाई पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून निवर्तित हो जाता है। फिर से आप समझिए क्या कर रहा है, कह रहा कि जब अस्थाई पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी निवर्तित हो जाता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सही कह रहा है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए पहला सही है और तीसरा, इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि भारत में कुल वर्षा का लगभग 90%, कितना परसेंट, 90% लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ कहाँ से होता है, अभी आपको बताए हैं, केरल के मालाबार तट से होता है। आगे क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कर कि सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना, मिलान करना। एक तरफ स्थान दिया है और एक तरफ क्या दिया है, एक तरफ स्थान दिया, एक तरफ उसका वनस्पति के प्रकार दिया है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है। तो कह रहा कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है,
तो पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, 1 मिनट, तो पश्चिम घाट में कौन सा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाहरित। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा पाया जाता है? जैसे पर्वतीय क्षेत्र एरिया ना, तो हिमालयी, आप सब ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश हिमालय के करीब है तो हिमालयी आर्द्र वन पाए जाते हैं। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा में कौन सा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कंटकी वन पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा 4 पर। और छोटा नागपुर पठार में कौन सा पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो एक ही छोटा है तो इसको इस पर मिला दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक का जाएगा 2, फिर उसके बाद जाएगा 3, इसके बाद जाएगा 4, फिर 1, मतलब 23 41। 23 41 आप सब देख रहे हैं, तो ऑप्शन 1 पर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, 23 41। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16 हम ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है ना। आपको सही विकल्प का चयन करना। देखिए अभिकथन में क्या बोला गया, कह रहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। बिल्कुल बात सही है ना। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यही सब तो होता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। रीजन क्या बोला, कह रहा कि अप्रवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक है। देखिए गेहूं की फसल के बारे में बताना कि कौन कौन सा मतलब क्या होना चाहिए फसल के बोते समय, गेहूं के कितना तापमान, कितना बारिश की आवश्यकता पड़ती है ना, ये सब बताया गया है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। देखिए जब आपको बता दें कि गेहूं एक ठंडी और शुष्क जलवायु वाला फसल होता है ना, इसको मध्यम औसत की ज़रूरत पड़ती है, मध्यम टेम्परेचर की, ताप की। बोते समय लगभग कितना 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। और इसके लिए बारिश कितना होना चाहिए, लगभग 75%। बिल्कुल बात सही है। तो अच्छा बताइए, जब ऐसा अनुकूल वातावरण जहाँ मिलेगा तभी तो गेहूं का पैदावार ज़्यादा होगा, है ना। अब ऐसा वातावरण नहीं मिलेगा जहाँ वहाँ गेहूं का पैदावार थोड़ी नहीं होगा, है ना। तो अच्छा किस्म की बारिश होगा, वहाँ की मिट्टियाँ होंगी अच्छी, वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा, गेहूं का पैदावार भी अच्छा ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 क्या कह रहा है, क्या कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना आपको ना सही से। एक तरफ दिया फसल और एक तरफ दिया मौसम, ये तो आप सब कर ही लेंगे। ठीक है, तो सूरजमुखी कब बोया जाता है, किस मौसम के लिए है, तो आप जानते हैं सूरजमुखी सभी मौसम में एक फसल होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 पे। खरबूजा तो आप सब जान ही रहे हैं, खरबूजा का सीज़न भी चल रहा है ना, गर्मियों के सीज़न में। तो ये जायद का मौसम है, गर्मी में जो होता है ना, अप्रैल मई वाला सीज़न। कपास आप जानते हैं, इसको अच्छे तरीके से बारिश की ज़रूरत पड़ती है ना। तो कपास कब होता है, बारिश कब ज़्यादा होता है, खरीफ के मौसम में। ठीक है, और अलसी कब होता है, अलसी कौन सा है, गेहूँ के साथ बोया जाता है ना, तो रबी की फसल है। ठीक है, और रबी की फसल कब, गेहूं कब बोया जाता है, सर्दियों में बोया जाता होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए 1 का जाएगा 4 पर, 1 का 4 पर देखिए एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना कठिन रहता है, जब आप सबको एक ही देखिए ऑप्शन पकड़ लेंगे ना तो सही हो जाएगा। और दूसरा का बी वाला जाएगा 2 पर, सी का जाएगा 1 पर और डी का जाएगा 3 पर। तो ऐसा नहीं है सब क्वेश्चन कठिन ही होता है। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे आप सबको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र को सुमेलित करना है कि कौन सा है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितना कृषि जलवायु क्षेत्र है ना।
तो कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? 9। ये तो बेसिक में पूछ लेता, 9 पूछा भी गया था पिछली बार आर में, है ना। तो कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र? 9। अब आपको 9 पता होना चाहिए एरिया वाइज कि किस एरिया में कौन सा आता क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें, जो पश्चिम मैदानी क्षेत्र, जो पश्चिम मैदानी क्षेत्र कहाँ पर आता है? आप जानते हैं पश्चिम क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? जैसे मेरठ वाला हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मेरठ हो गया, यही सब तो पश्चिमी क्षेत्र है। इतना तो लॉजिक लगा ही सकते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और मध्य मैदानी क्षेत्र तो मध्य में कौन सा क्षेत्र है? कौशाम्बी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। और उत्तर पूर्वी एक मिनट, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? उत्तर पूर्वी कह रहा है कि ये आ जाएगा सिद्धार्थ नगर, है ना, जो गोरखपुर कुशीनगर वाला क्षेत्र उधर। और बुंदेलखंड वाला तो आपको सही होगा, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। इसमें देखिए 2-3 आपको तो पता होना चाहिए, जैसे ए वाला पता होना चाहिए, तो ए वाला, ठीक है। और उत्तर पूर्वी वाला भी आपको पता होना चाहिए था। इससे मिलाने से आप सबका तुरंत आंसर निकल जाता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो जो कोट वाला होता है, स्टेटमेंट वाला होता है ना, आप सबको अगर 1-2 आता है तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है कि एक तरफ दिया है स्थानांतरण कृषि का नाम, एक तरफ दिया राज्य, मतलब किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है ना। तो सबसे पहले स्थानांतरण कृषि के बारे में आप सब क्या समझते हैं, इसके बारे में आप सब जान लीजिए, बाकी आप सब अभी पहचान कर लेंगे। स्थानांतरण कृषि क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक कोई कृषि यहाँ पर किसान है ना, मान लेते हैं ए नाम का कोई किसान यहाँ पर खेती कर रहा है, ठीक है। अपना फसल यहाँ पर उगाया और फसल काट के पूरे खेत को जला दिया, है ना। फिर दोबारा जब किसी अन्य फसल के लिए करेगा ना, तो यहाँ पर अब खेती नहीं करेगा, अब कोई दूसरा खेत को अपना लेगा, किसी दूसरे खेत में फसल उगाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते स्थानांतरण खेती। समझ में आए बात? आप अगर एक शब्द में बोलेंगे तो स्थानांतरण कृषि से मतलब ये होता है कि जब कोई कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को प्राप्त कर लेते हैं और दोबारा जब फसल बोने के लिए कोई अगली खेती का, मतलब नेक्स्ट जो खेत है उसका उपयोग करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फसल स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। और इसको अन्य नाम से जैसे झूम कृषि भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? झूम। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर एक कृषि कहाँ पर होता है? पूर्वोत्तर भारत में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्वोत्तर भारत में। और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर है झूम कृषि, अभी आपको बताए हैं झूम कृषि कहाँ पर ये होता है? असम में होता है। तो बिल्कुल बात सही है, असम में होता है झूम कृषि, है ना। और केरल में कौन सा होता है? कृषि होता है पोन। जो स्थानांतरण कृषि होता है ना केरल में, उसको किस नाम से जाना था? पोनम। और इसी को वीवर और पेंडा भी कहते हैं, ठीक है। और पोंडू कहाँ पर होता है? जो स्थानांतरण कृषि जो उड़ीसा में होता है उसको क्या बोला जाता है? पोंडू बोला जाता है, ठीक है। और जो मासा होता है ना, मासा, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, बल्कि कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है मासा खेती? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और 1-2 और आप सभी याद कर लीजिए, जैसे यहाँ पर पोंडू देखिए, यहाँ देखिए पोंडू उड़ीसा के साथ साथ और कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। ये भी आप सब याद कर लीजिए। पोंडू कहाँ पर होता है? उड़ीसा में भी और आंध्र प्रदेश में। मासा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। और केरल में कौन सा होता है? पोनम। और झूम कहाँ होता है? असम में, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो एक तरफ दिया प्रसिद्ध स्थान, एक तरफ दिया देश, ठीक है। तो फेमस स्थान का नाम आप सब देखिए, बोरोबुद्दुर का नाम आप सुने होंगे, है ना। तो बोरोबुद्दुर कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ये तो बात सही है ना। और कांस कहाँ पर है, कांस फ्रांस, देखिए उच्चारण से थोड़ा थोड़ा आ रहा ना, इसे आप इसको याद कर लेंगे। कांस कहाँ पर है, फ्रांस में। और कौरू कहाँ पर है, फ्रेंच गुआना में है। जबकि बैकानूर जो है रसिया में नहीं है, रूस में नहीं है, ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। कहाँ पर है, कजाकिस्तान में, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। आपको सुमेलित करना, एक तरफ राजधानी है, एक तरफ क्या है, देश दिया है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर है, वियना में है। तो एक का आ जाएगा कहाँ पर, 4 पर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। और स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ है, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा में, है ना। तो ये आपका 2 वाला कहाँ जाएगा, 3 पर। स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है, स्लोवेनिया की राजधानी है लजुमजाना में है। तो इसका हो जाएगा 1 पर। और क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, जाग्रेब पे। तो इसका हो जाएगा 2 पर। तो 4 3 1 2 कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर। देख लेते हैं 4 3 1 2, ठीक है। तो आप सब राजधानी याद कर लीजिए विभिन्न देशों के, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। एक तरफ दिया प्रपात, है ना, और स्थान दिया, आपको मिलाना है। अच्छा, नियाग्रा जलप्रपात के बारे में तो आप सबको पता होगा, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो ये हो जाएगा 4 पर, ठीक है। हजारों झीलों की भूमि, ये सब बात तो आपको पता ही होगा, फिनलैंड को बोला जाता है ना। तो हो जाएगा 3 पर। एफिल टावर कहाँ पर है, ये तो आसानी है, पेरिस में है ना। तो ये हो जाएगा कहाँ पर, 2 पर। और विश्व की छत किसको बोला जाता है, पामीर को बोला जाता है, 1 पर हो जाएगा। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ दिया पर्वत, एक तरफ दिया देश, है ना। तो देख लेते हैं। तो किलिमंजारो पर्वत, ये नाम आप सब सुने हैं, जानते हैं, पढ़े हैं, याद किए हैं। तो किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर, तंजानिया में है। तो इसका कहाँ पर हो जाएगा, 3 पर हो जाएगा, तंजानिया, ठीक। लेकिन अब इधर जो तीनों है शायद आप सब सुने होंगे, है ना। आप सब यदि सुने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टूबकल कहाँ पर है, टूबकल है मोरक्को में। तो मोरक्को कहाँ पर है, 1 पर है मोरक्को, ठीक है, 1 पर हो जाएगा। और स्टेनली कहाँ पर है, स्टेनली युगांडा में। तो ये हो जाएगा 4 पर। और होगार कहाँ पर है, अल्जीरिया में। ये छोटा, ये 2 पर चला जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना, सुमेलित करना। एक तरफ पर्वत दिया, एक तरफ दिया प्रकार, ठीक है। तो देख लेते हैं एंडीज पर्वत कहाँ पर है। तो एंडीज पर्वत आप सबको ये तो याद होगा ही ना, एंडीज पर्वत कहाँ पर है, सॉरी कहाँ पर नहीं, प्रकार बोला है। तो एंडीज पर्वत कैसा प्रकार, ये नया है, मोड़दार पर्वत है। तो नवीन मोड़दार पर्वत, तो ये हो जाएगा 2 पर जाएगा, ठीक है। और अपलेशियन कैसा पर्वत है, ये पुरानी है, प्राचीन मोड़दार है। तो ये हो जाएगा 1, पुरातन मतलब प्राचीन, है ना, पुराना मोड़दार। और विसुवियस कैसा पर्वत है, विसुवियस ये ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये जाएगा 4 पर। और कैट स्किल किस प्रकार का पर्वत है, ये है अवशिष्ट पर्वत। तो ये हो जाएगा 3। 2 1 4 3
कहाँ पर 2143, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें देखिए क्या रख सुमिलित सूची को सूची 2 से सुमिलित करना, एक तरफ दिया ज्वालामुखी और एक तरफ क्या दिया है, देश। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सब किसका नाम जानते हैं, आसमा। तो आसमा जो ज्वालामुखी है ना, ये कहाँ पर, जापान में है। तो जापान कहाँ पर, 3 में, तो पहला जगह 3। अच्छा, आसमा किस प्रकार के ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान दीजिएगा। और कराकाटोवा जो ज्वालामुखी है ना, ये इंडोनेशिया पर है, एक हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया में है। और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, किस टाइप का ज्वालामुखी है, प्रसुप्त। और लाकी जो ज्वालामुखी है ना, ये आइसलैंड पर है। तो आइसलैंड कहाँ पर, 4 पर है। तो ठीक, और जो बचा कौन सा, ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है, फिलीपींस पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा। ठीक है, और ताल किस प्रकार का ज्वालामुखी, ये है सक्रिय ज्वालामुखी। आसमा भी सक्रिय ज्वालामुखी, ताल भी, और कराकाटोवा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो 3142 कहाँ पर, 3142। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।